गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट में। हम पिछले वीडियो तक विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ रहे थे। विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ रहे थे। विद्युत द्विध्रुव के बारे में बताए थे कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश बहुत ही कम दूरी पर रखे जाते हैं और इसका जो समर्थ है, शक्ति है, क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण कहलाता है। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण को P द्वारा सूचित किया जाता है। P बराबर Q × 2L होता है, यानी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण कहलाता है। दोनों का गुणनफल, एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण कहलाता है। इसके बारे में हम बात कर चुके थे और ये भी बताए थे कि किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समरूप विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर बल अघूर्ण कितना कार्य करेगा, बल अघूर्ण लगेगा तो घूर्णन गति होगी। सब के बारे में बात कर चुके थे हम। तो बताए थे कि किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को रखेंगे, किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव को रखेंगे तो इस पर बल अघूर्ण जो लगेगा, ये विद्युत द्विध्रुव मान लिए रख लिए को, यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, इधर रखेगा बल लगेगा Q × E, इधर एक बल लगेगा Q × E। अब बल लगकर इस पर जो बल अघूर्ण लगेगा, यानी घूर्णन गति के लिए समरूप विद्युत क्षेत्र की वजह से इस पर जो बल अघूर्ण लगेगा, बल अघूर्ण कितना लगेगा? टाउ बराबर PE sin थीटा के बराबर लगेगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, पिछले वीडियो नहीं देखे तो पिछले वीडियो देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा हम क्या बोल रहे हैं। टाउ बराबर P sin थीटा होगा। टाउ बराबर P sin थीटा, यानी बल अघूर्ण बराबर P sin थीटा। तो यहाँ पर जो थीटा है क्या है? थीटा जो है विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत द्विध्रुव के बीच का कोण है, यानी ये कोण दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र के जो जिस दिशा में है विद्युत क्षेत्र, उससे कितना कोण बना के विद्युत द्विध्रुव को रखा गया है। विद्युत द्विध्रुव को कितना कोण बना के रखा गया है, ठीक है। तो थीटा ये दर्शाता है आपको। यदि हम कहें कि इस विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर रखे हैं तो थीटा के जगह पर अगर 0 ले ले, यानी इस विद्युत द्विध्रुव को अगर विद्युत क्षेत्र के दिशा में ही रख दिया जाए, इस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के दिशा में ही रख दिया जाए, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, इस विद्युत द्विध्रुव को हटाकर जैसे इसी दिशा में इस तरह से रख दिया जाए तो इस पर बल अघूर्ण कितना लगेगा? तो जब इस विद्युत द्विध्रुव को इस दिशा में रखेंगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। और जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो PE sin थीटा के जगह पर 0 लिखेंगे और sin थीटा के जगह पर PE sin 0। और sin 0 का मान कितना होता है? 0, यानी PE गुना 0 में कुछ से गुना कर सबके 0 कर दे वाला, यानी टाउ बराबर आ गया 0। मतलब यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के दिशा में रख दिया जाए तो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा और उस विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल अघूर्ण होगा 0 होगा। बल अघूर्ण, कोई बल अघूर्ण नहीं लगेगा, बल अघूर्ण का मान 0 होगा। विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल अघूर्ण का मान 0 होगा। बहुत बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है, इसको आप नोट बना के लिख लीजिएगा आगे कि नोट नंबर 1 में, यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा जाए तो विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल अघूर्ण का मान 0 होता है। विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल अघूर्ण का मान 0 होता है। कैसे होता है यहाँ पर हम बता चुके हैं। थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा और जब थीटा के जगह पे 0 लिखेंगे तो sin 0 का मान 0 होता है, यानी P में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। टाउ बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। बल अघूर्ण का मान 0 आ गया। और एक बात छूट रहा है बल अघूर्ण के बारे में। बल अघूर्ण का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है। बल अघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। बल अघूर्ण का फॉर्मूला बताए थे, एक बल गुना उनके बीच की लंबवत दूरी, दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी। एक बल है दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी, तो एक बल का मात्रक न्यूटन, दूरी क्या होता है? दूरी यानी दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर आपका बल अघूर्ण का मात्रक हो गया। इसका मात्रक जूल भी होता है। बल अघूर्ण का मात्रक इसे जूल भी कहा जाता है, न्यूटन मीटर को जूल कहा जाता है। आपको पता होगा 11वीं क्लास में पढ़े होंगे, ठीक। तो इसका मात्रक न्यूटन मीटर जूल। नोट नंबर में बना के नोट बना के लिखते चलिएगा। बल अघूर्ण का ऐसे ही मात्रक न्यूटन मीटर अर्थात जूल होता है। और किसी विद्युत द्विध्रुव को किसी विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा जाए, यदि किसी
विरुद्ध द्विध्रुव को विरुद्ध क्षेत्र के दिशा में रखा जाए तो विरुद्ध द्विध्रुव पर लगने वाले बल गुण का मान 0 होता है। विरुद्ध द्विध्रुव पर लगने वाले बल गुण का मान 0 होता है। ठीक, अब यदि उसी विरुद्ध द्विध्रुव को विरुद्ध क्षेत्र के लंबवत दिशा में रखा जाए, दिशा में रखा जाए मतलब इसको घुमा कैसे रख दिए, और लंबवत दिशा में रखे यानी विरुद्ध क्षेत्र इधर है तो विरुद्ध द्विध्रुव को इस दिशा में रखे, इधर माइनस इधर प्लस, यानी ऐसे रखे लंबवत, एकदम लंबवत रखेंगे। तो लंबवत रखेंगे तो क्या होगा, जब लंबवत रखा जाएगा तो थीटा बराबर कितना होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। जब इस विरुद्ध द्विध्रुव को विरुद्ध क्षेत्र के लंबवत रखा जाएगा तो थीटा बराबर 90 डिग्री। हम फॉर्मूला जानते हैं विरुद्ध द्विध्रुव में जो इस विरुद्ध द्विध्रुव पर जो बल गुण लगता है क्या होता है, PE sin थीटा के बराबर लगेगा। इसका इस विरुद्ध द्विध्रुव का गुण तो नहीं बदलेगा, जितना शक्ति है उतना ही रहेगा, क्योंकि आवेश का मान नहीं बदल रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू है। तो जब आवेश के मान में परिवर्तन नहीं होगा, दूरी के मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो क्या आघूर्ण बदलेगा, नहीं बदलेगा, तीव्रता का भी मान भी नहीं बदलेगा, बदलेगा तो केवल थीटा बदलेगा, क्योंकि हम इसको हटाकर दूसरी जगह पे रख रहे हैं। तो जब यहाँ से हटा के ऐसे रखेंगे तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, तो साइन थीटा यानी थीटा की जगह पे 90 डिग्री रखेंगे तो PE sin 90, तो PE sin 90 का मान क्या होता है, sin 90 का मान 1 होता है। sin 0 का मान 0, sin 90 का मान 1 होता है। तो sin 90 की जगह पर 1 होगा, यानी टाउ बराबर हो जाएगा P × E। इस स्थिति में इस विरुद्ध द्विध्रुव पर लगने वाला बल गुण का मान मैक्सिमम होता है, बहुत अधिक होता है। इस स्थिति में इस विरुद्ध द्विध्रुव पर लगने वाला बल गुण का मान मैक्सिमम होता है जब थीटा बराबर 90 डिग्री होता है तब। ठीक, ये आपका विरुद्ध द्विध्रुव के बारे में, विरुद्ध द्विध्रुव पर लगने वाले बल गुण के बारे में नोट था जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि यदि किसी विरुद्ध द्विध्रुव को विरुद्ध क्षेत्र की दिशा में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल गुण का मान 0 होता है, और यदि किसी विरुद्ध द्विध्रुव को विरुद्ध क्षेत्र के लंबवत दिशा में रखा जाए तो उस पर लगने वाले बल गुण का मान मैक्सिमम होता है, यानी P × E के बराबर होता है। उम्मीद करते इतना बात समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इसी समरूप विद्युत क्षेत्र में विरुद्ध द्विध्रुव को रखे हैं, इसी समरूप विद्युत क्षेत्र में विरुद्ध द्विध्रुव को रखे हैं। तो विरुद्ध द्विध्रुव पर क्या लग रहा है, बल गुण लग रहा है। और जब किसी बिंदु पर बल अघूर्ण लगता है तो कार्य संपन्न होता है। जब किसी बिंदु पर बल अघूर्ण लगता है तो कार्य संपन्न होता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये एक समरूप विद्युत क्षेत्र है, आपका समरूप विद्युत क्षेत्र है। इसी समरूप विद्युत क्षेत्र में ये विरुद्ध द्विध्रुव को हम रखे हैं, विरुद्ध द्विध्रुव को रखे हैं। ठीक, -q आवेश इस पर है, इधर +q आवेश है। ठीक, अब ये विरुद्ध द्विध्रुव पर बल अघूर्ण लगेगा। अभी कुछ देर पहले रखे हैं, देखे हम कि जब किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में विरुद्ध द्विध्रुव को रखते हैं तो इस पर बल अघूर्ण PE sin थीटा के बराबर लगता है। जो विद्युत क्षेत्र है E समर्थ, इसका समर्थ E है। तो इस विरुद्ध द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे हैं। तो इस विरुद्ध द्विध्रुव पर क्या लगेगा, बल अघूर्ण लगेगा। बल अघूर्ण लगेगा, इस पर बल अघूर्ण लगेगा। तो जब किसी बिंदु पर बल अघूर्ण लगता है तो कार्य संपन्न होता है। आपको ये बात पता होगी, जब किसी बिंदु पर बल अघूर्ण लगता है तो कार्य संपन्न होता है, या जब किसी बिंदु पर बल लगता है तो कार्य संपन्न होता है। अब आप कहिएगा, आप सोच रहे होंगे कि हम इस बोर्ड को अगर धक्का देते हैं तो हमें यहाँ पर कोई कार्य दिखाई नहीं देता है, हमें यहाँ पर कोई कार्य दिखाई नहीं देता है, यानी हम कार्य नहीं कर रहे हैं, यानी हम कार्य नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा बात नहीं है। जो हमें बल लगा रहे हैं ये बल स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है, इसलिए इसमें कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, ये जो बल लगा रहे हैं स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। इस वही जेसीबी मंगा के इसको धक्का दीजिए, कार्य दिखाई देने लगेगा, क्योंकि जेसीबी के पास उतना पावर है, मेरे पास उतना बल नहीं कि इसको धक्का दे सकते हैं। ठीक, मेरा बल स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है, लेकिन जेसीबी वाला मारी धक्का के उड़िया जी हम देवाल। ठीक, ऐसा हो जाता। तो इसको समझने के लिए इसी तरह से समझनी है कि जब किसी बिंदु पर बल अघूर्ण लगेगा तो कार्य संपन्न होगा।
ठीक है। तो इस विद्युत द्विध्रुव पर बल गुण लग रहा है, क्योंकि हमें कुछ देर पहले देखे हैं कि जब किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो उस पर क्या लगता है, बल गुण लगता है। बल गुण कितना लगता है, तो टाउ बराबर पी ई साइन थीटा के बराबर लगता है, पी ई साइन थीटा के बराबर लगता है, ठीक है। अब बल गुण लग रहा है तो कार्य कैसे निकाला जाए, तो कार्य का फॉर्मूला होता है, कार्य का फॉर्मूला बल आघूर्ण गुना कोणीय विस्थापन। कार्य का फॉर्मूला होता है कार्य बराबर बल आघूर्ण गुना कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, बल आघूर्ण गुना कोणीय विस्थापन। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी बल आघूर्ण लगेगा तब विस्थापन कोणीय विस्थापन होगा, और जब बल लगेगा तो कैसा होगा, विस्थापन होगा, रेखीय विस्थापन होगा। मतलब गति जो होगा सरल रेखा में होगा, यहाँ पर घूर्णन गति होगा, ठीक है। रैखिक गति, घूर्णन गति, जब बल लगेगा तो रैखिक गति होगा, रैखिक गति होगा तो आप वहाँ पर माप सकते हैं, कैसे, लंबाई चौड़ाई में मापिएगा। लेकिन घूर्णन गति में कभी भी विस्थापन को मापना होगा, कैसे मापिएगा, कोण में मापिएगा, कोणीय विस्थापन, ठीक है। तो कार्य बराबर बल आघूर्ण गुना कोणीय विस्थापन, ये फॉर्मूला होता है। हमें बल आघूर्ण पता है, हमें बल आघूर्ण पता है कि इस विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कितना लगेगा, इस विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कितना लगेगा हमें पता है, कितना, पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा के बराबर लगेगा। इस पर जो बल आघूर्ण लगेगा कितना लगेगा, पी ई साइन थीटा के बराबर लगेगा, यानी बल आघूर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा पी ई साइन थीटा। अब कोणीय विस्थापन की बात करें, कोणीय विस्थापन, तो मान लेते हैं कि यदि इस विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण पी ई साइन थीटा लगता है तो बहुत छोटा कोणीय विस्थापन होता है। मतलब जब इस पर बल आघूर्ण लगता है तो बहुत छोटा कोणीय विस्थापन डी थीटा होता है, डी थीटा, बहुत छोटा कोणीय विस्थापन कितना माने हैं, डी थीटा माने हैं। विस्थापन क्या माने हैं, डी थीटा, कोणीय विस्थापन कितना हो रहा है, डी थीटा। तो किया गया कार्य डी डब्ल्यू है। जब छोटा कोणीय विस्थापन होगा यानी विस्थापन कम होगा तो कार्य कम होगा कि नहीं होगा, तो कार्य कम होगा, यानी डी डब्ल्यू मतलब कार्य डब्ल्यू, कार्य को डब्ल्यू द्वारा सूचित किया था, आप लोग पता होना चाहिए। तो कार्य डी डब्ल्यू बराबर बल आघूर्ण कितना होगा, बल आघूर्ण टाउ लेते हैं, टाउ कोणीय विस्थापन कितना, बहुत छोटा कोणीय विस्थापन लिए है, यानी डी थीटा, टाउ इंटू डी थीटा, यानी डी ओमेगा बराबर निकालेंगे तो टाउ मतलब क्या होगा, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। डी थीटा क्या है, बहुत छोटा कोणीय विस्थापन लिए है, यानी इसमें एकदम छोटा कोणीय विस्थापन हुआ है, तो आपका कार्य डी डब्ल्यू बराबर पी साइन थीटा इंटू डी थीटा निकला है। यदि विस्थापन थीटा 1 से थीटा 2 हो, कभी भी विस्थापन होगा तो देखिए, अभी मान लीजिए यहाँ पर है तो यहाँ से अगर कोण मापेंगे तो थीटा 1 है, अभी कोण थीटा 1 है, लेकिन ये अभी यहाँ पर आ जाएगा तो टी वाला क्या हो जाएगा, यदि इस ई वाला इसको यहाँ पर आ जाए विस्थापन होगा तो क्या होगा, थीटा 2 हो जाएगा वो वाला। अगर ये यहाँ पर है तो थीटा 1 है, लेकिन ये और नीचे तरफ आ जाए, इस तरफ से आएगा तो थीटा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा 1 से थीटा 2 हो, यदि कोणीय विस्थापन, कुल कोणीय विस्थापन थीटा 1 से थीटा 2 हो तो किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर निकालेंगे, किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, तो कुल निकालने के लिए और लिमिट दे दिए तो इंटीग्रेशन करते हैं। कभी भी अगर आपको लिमिट दे दे, कुल चीज निकालने के लिए और लिमिट दे दे तो इंटीग्रेशन किया जाता है। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, इधर इंटीग्रेशन करेंगे डी डब्ल्यू मतलब कुल कार्य डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक कार्य हमें निकालना है, हमें कार्य निकालना है थीटा 1 से थीटा 2 तक, हमें कार्य कहाँ से निकालना है, थीटा 1 से थीटा 2 तक कार्य निकालना है, ठीक है। डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ पी साइन थीटा इंटू डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक कार्य निकालना है। यदि किया गया कुल कार्य जो है डब्ल्यू हो, कोणीय विस्थापन थीटा 1 से थीटा 2 हो तो किया गया कुल कार्य डब्ल्यू, डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा पी साइन थीटा इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2, मतलब विस्थापन किए हैं थीटा 1 से थीटा 2,
विस्थापन θ1 से θ2 है, तो किया गया कुल कार्य कितना है, dw है। तो देखिए w यहाँ से आ जाएगा, दोनों तरफ मान लीजिए हम इंटीग्रेशन कर दिए, बस इतना समझिए कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया जाता है कुल चीज़ निकालने के लिए, कुल कार्य निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और खासकर जब लिमिट दिया होता है तब, जब लिमिट दिया होता है तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वरना ऐसे नहीं निकलेगा, और कुल निकालना रहेगा, निकालना होगा आपको तब। ठीक, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि dw है, तो dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर फॉर्मूला होता है x, इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर x फॉर्मूला होता है, यानी यहाँ पर एक छिपा रहता है, एक का इंटीग्रेशन यहाँ पर जो रहेगा वही आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो dx है मतलब x हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, इसका एक का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dw है, तो यहाँ पर निकालेंगे तो w हो जाएगा इंटीग्रेशन का, यानी कि कुल कार्य क्या माना था w, तो w आया कि नहीं आया, कुल कार्य w आ गया, इंटीग्रेशन किए। अभी कुछ देर पहले बोले कि कुल निकालने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए इसका इंटीग्रेशन किए तो w आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, छोटा था dw, इंटीग्रेशन किए तो w आ गया, w बराबर, अब इंटीग्रेशन इसका करेंगे pe sin थीटा, जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकाल देते हैं, जो कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन करने के लिए उसको बाहर निकाल देते हैं। तो इसमें p या e कांस्टेंट है, p और e कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है, क्योंकि इसका तीव्रता तो बदलने वाला नहीं है, जो तीव्रता है वही रहेगा, और इसका जो समर्थ है यानी विद्युत ध्रुव अघूर्ण है जो, वो वाला भी बदलने वाला नहीं है, जो है वही रहेगा। बदलेगा तो केवल थीटा बदलेगा, यानी साइन थीटा आपका वेरिएबल है, ये दोनों कांस्टेंट है, तो ये दोनों क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, ये दोनों बाहर निकालेंगे, तो p को बाहर निकाल देंगे, और साइन थीटा का आपका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और इसका इंटीग्रेशन θ1 से θ2, θ1 से θ2। अगर समझ में नहीं होगा आया होगा तो आप मैथ के जहाँ मैथ पढ़ते होंगे वहाँ इंटीग्रेशन जब पढ़ाया जाएगा तो उस समय ये बात आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कैसे किए हैं। w बराबर pe साइन थीटा का इंटीग्रेशन cos थीटा माइनस cos थीटा, θ1 से θ2। ठीक, दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं w बराबर, यहाँ पर लिखना चाहे w बराबर pe बाहर निकल गया आपका, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा का कितना हो जाएगा माइनस cos थीटा, और θ1 से θ2। ठीक है, θ1 से θ2। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो w बराबर आएगा, w बराबर pe, अब पहले ऊपर वाले को थीटा के जगह पे लिखते हैं, थीटा के जगह पे ऊपर वाले को, तो ऊपर में कितना है, ऊपर में आपका θ2 है, तो माइनस कॉस थीटा 2, माइनस कॉस थीटा 2, चिन्ह जो होता है माइनस का घटाया जाता है नीचे वाला, यहाँ पर एक माइनस का चिन्ह, नियम कहता है कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह आता है, और उसके बाद ये छोटा वाले को थीटा के जगह पे लिखते हैं, तो थीटा के जगह पे आपके लिखेंगे तो माइनस कॉस थीटा 1, हाई वाला माइनस सही हो, आई माइनस जो है नियम कहता है कि यहाँ पर एक माइनस आएगा। अब w बराबर निकालेंगे तो pe माइनस कॉस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1। अब w बराबर निकालिएगा तो pe, इसको सीधा कर देते हैं, cos थीटा 1 को इधर लिख देते हैं और माइनस cos थीटा 2 को इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर w बराबर pe cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, इस समीकरण आपका 1 आ गया। इस समीकरण जो आया यही समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव के विस्थापन के फलस्वरूप कार्य का समीकरण है। w बराबर pe cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव के विस्थापन के फलस्वरूप कार्य का समीकरण है। ठीक, ये आपका बहुत 5 नंबर में इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ऑब्जेक्टिव के 5 नंबर के लिए 5 नंबर में पूछता है, और इस फॉर्मूला से न्यूमेरिकल भी आपका बनता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।